बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? अगर करते हैं तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट आपको सावधान करने वाली है, आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको कंगाल होने से बचाने वाली है। क्योंकि गोपालगंज से ऑनलाइन ठगी का ऐसा ही एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां महज 510 रुपए की शूट खरीदने वाली एक छात्रा से साइबर अपराधियों ने 3 लाख रुपए की ठगी कर ली। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए और छात्रा की जुबानी आप खुद सुन लीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग ने कर दिया कंगाल। वो बोल रहे थे कि मैं मीशो के तरफ से बोल रहा हूँ, आप विनिंग प्राइस जीती हैं, आपको आपका लकी ड्रॉ निकला है या फिर आपको कार मिलेगा। 510 रुपए की शॉपिंग के बदले 3 लाख की ठगी। बोला कि फिर जीएसटी लगेगा, फिर इनकम टैक्स लगेगा, फिर सिक्योरिटी शेयर लगेगा, फिर टीडीएस लगेगा, ऐसे ऐसे करके अप्रॉक्स उसने 3 लाख रुपए ले लिया। सर, आपको एक और आपके खाते से संबंधित किया जा रहा है। आप बताना चाहोगे कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। टीडीएस लगेगा, ऐसे ऐसे करके अप्रॉक्स उसने 3 लाख रुपए ले लिया। क्या बोला था देने के? बोला था कि ये आप मीशो का जो सूट यूज़ किए हैं, मतलब सूट ऑर्डर किए ना, उसी में आपका विनिंग प्राइस निकला है, ये फर्स्ट प्राइज आप जीती हैं। तो विदिन कितने समय में ये हो गया पूरा? मतलब 2 दिन के अंदर में हो गया, 5 तारीख और 6 देखिए, पढ़े लिखे लोग जो एटीएम कार्ड का उपयोग करते हैं, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग की जो बात करते हैं, जो इसका उपयोग करते हैं, वो ज़्यादा फंसते हैं। इस तरह से साइबर क्राइम करने वाले लोग अपने प्रलोभन में, बातचीत में फंसा लेते हैं कि जानबूझ के भी लोग समझते हैं कि गलत हो सकता है, गलत हो रहा है, फिर भी उनकी ये कार्यों में फंस जाते हैं। तो मैं वैसे सभी लोगों से जो इस तरह यूपीआई करते हैं, मनी का ट्रांसफ़र ऑनलाइन करते हैं, एक ही बात कहेंगे कि कोई भी बैंक कभी भी किसी से उसका पिन नहीं पूछता है। गोपालगंज के चूना गली मोहल्ले की रहने वाली साक्षी ने 2 दिसंबर को एक शॉपिंग ऐप से सूट खरीदा, जिसकी कीमत सिर्फ 510 रुपए थी। खरीदारी करते ही साक्षी के मोबाइल पर मैसेज आया और अगले दिन ही साइबर अपराधियों ने लकी ड्रॉ में फर्स्ट प्राइज के रूप में उन्हें 12,60,000 रुपए कैश या टाटा सफारी कार जीतने की सूचना दी। कॉल करने वाले साइबर ठगों ने खुद को उसी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का अधिकारी बता। तो आपने कार के लिए बोल दिया था? मैंने बोला कि मुझे कैश चाहिए, मुझे कार नहीं चाहिए। और वो जो कॉल किए थे वो क्या बता रहे थे खुद को? वो बोल रहे थे कि मैं मीशो के तरफ से बोल रहा हूँ, आप विनिंग प्राइस जीती हैं, आपको आपका लकी ड्रॉ निकला है या फिर आपको कार मिलेगा, नहीं तो फिर कैश मिलेगा 12 लाख। साइबर अपराधियों ने इसके बाद छात्रा को कॉल कर बताया कि लकी ड्रॉ में मिले इनाम को पाने के लिए उन्हें कई तरह के चार्ज देने पड़ेंगे। इस तरह ठगों ने साक्षी से फॉर्म चार्ज, जीएसटी, इनकम टैक्स, सिक्योरिटी चार्ज और टीडीएस के चार्ज को जोड़कर करीब 3 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। जैसे ही पैसे ट्रांसफर हुए, साइबर अपराधियों का कॉल आना बंद हो गया और मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ हो गए। 3 लाख रुपए गंवाने के बाद साक्षी को एहसास हुआ कि वो शातिर साइबर ठगों का शिकार हो चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने अपने साथ हुई इस ठगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। एक ही बात कहेंगे कि कोई भी बैंक कभी भी किसी से उसका पिन नहीं पूछता है। तो जैसे ही आपसे एटीएम का पिन या किसी भी तरह का ओटीपी मांगता है, तो आप समझ जाइए कि वो गलत कर रहा है। क्योंकि जब ओटीपी मांगा जाता है तो ओटीपी कहता है, जो सही तथ्य आता है तो कहता है ओटीपी टाइप करने के लिए, ओटीपी मांगता कोई नहीं है। तो मांगे तो समझ लीजिए कि ये गलत कर रहा है, उससे सतर्क हो जाए, कभी अपना ओटीपी नहीं बताएं। ऐसे जो मामले एफआईआर दर्ज किए जाते हैं, थानों में एफआईआर होते हैं, उस स्तर पे क्या कार्रवाई? उसमें हम लोग बिहार में जो आर्थिक अपराध इकाई में साइबर शाखा है, उससे हम लोग सहयोग प्राप्त करें, कांड का उद्भेदन करते हैं। बहुत सारे कांडों का उद्भेदन हुआ भी है, लोगों का पैसा लौटा भी है।
और जो दर्ज है उस पर उसमें भी हम लोग साइबर क्राइम की मदद लेते हैं, कहाँ से कॉल किया गया ये तक भी आईपी एड्रेस निकालते हैं और आईपी एड्रेस के आधार पर उस समय वो आईपी एड्रेस किसको इशू हुआ था इसका तथ्य पता करके हम लोग फिर उनकी गिरफ्तारी भी करते हैं। साक्षी की तरह कई भोले भाले लोग इनाम पाने के लालच में साइबर अपराधियों की ठगी का शिकार बन रहे हैं। यानी बस एक छोटी सी चूक और लाखों रुपए की ठगी। गोपालगंज में साइबर ठगी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। गोपालगंज के अलग अलग थानों में पिछले 6 महीने में साइबर अपराध के 45 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सावधान रहें। ऐसे किसी भी फर्जी कॉल की सूचना पुलिस को दें। यही नहीं, किसी को अपना OTP भी शेयर न करें, वरना पलक झपकते ही आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। गोविंद कुमार, आपको एक कॉल न्यूज़ आपके 18, घर से संबंधित किया जा रहा है। गोपालगंज। सर बताना चाहूंगी कि आपके खाते में 50,000 की लॉटरी लगी है। जमीन की चंद टुकड़ों की जंग ने एक नई नवेली दुल्हन का सुहाग उजाड़ कर रख दिया। अभी हाथों की मेहंदी के रंग ठीक से उतरे भी नहीं थे कि मांग के सिंदूर मिट गए। साथ ही साथ सिर से ससुर का साया भी उठ गया। दबंगों ने बाप बेटी की पीट पीट कर चाकू से गोद कर जान ले ली। जिस घर में 1 महीने पहले शहनाई बजी थी, उसी घर से एक साथ 2-2 अर्थियां उठी है। क्या है खूनी जमीन की खौफनाक कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। जमीन के लिए 2 पक्षों में खूनी जंग। झड़प में पिता पुत्र की गई जान। मारपीट में कई लोग हुए लहूलुहान। जमीन पर पड़ी ये 2 लाश पिता पुत्र की है, जिसे जमीन ने अपनी आगोश में ले लिया है। जमीन की जंग में दोनों की जान गई है, जिसके बाद से पूरे परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। खौफ और दहशत का माहौल है, जिसे मौके पर मौजूद भीड़ खौफ और खामोश भरी निगाहों से देख रही है, जिसे खूनी जमीन ने निगल लिया है। सोचिए वो मंजर कितना खौफनाक और डरावना होगा जब एक साथ पिता और पुत्र की लाश जमीन पर गिरी होगी। उस जमीन पर जिस जमीन के लिए जंग जारी है। जमीन अपनी जगह पर है, लेकिन एक साथ 2-2 जान चली गई है। उस पत्नी पर क्या बीत रही होगी जिसने अपने पति को खोया है। उस मां पर क्या बीत रही होगी जिसने अपना जवान बेटा गंवाया है। उस नई नवेली दुल्हन पर क्या बीत रही होगी जिसके शादी के 1 महीने बाद ही उसका सुहाग उजड़ गया, सिर्फ जमीन के चंद टुकड़ों की लड़ाई में। जिसके बाद से आक्रोशित परिजन शव के साथ सड़क जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और चीख चीख कर कातिलों का नाम बता रहे हैं। दिलरंजन सिंह, डब्लू सिंह, बबलू सिंह, विनय सिंह, मुन्ना सिंह। ओकरा बाद दिलरंजन के माई रही है, उनको औरत रही है। सब लोग मिल के हमारे फरसा से लाठी से हालमा कर दिल से लोग चाकू से मार दिले बालू। जौन में हमारे 2 भाई के बाबूजी मर गए, हमारे भाई एगो मर गए, एगो भाई हमारे सीरियस बा। हमारा हाथ में चोट लागल बा, डांड में चोट लागल बा। मैंने एक केस चलता कोर्ट में कोर्ट में चलता तो हमारे को पटीदार रहन उ जमीन बेच दिले रहन ऊपर भी केस भई रहा। तो ये लोग जबरदस्ती दबंग पार्टी बा बाबू साहब लोग दिलरंजन सिंह का ये लोग लिखौलस जमीन। ओकरा बाद में लिखा के आके आज हमनी का वही लइकवा के जौन के मर्डर भइल बा ओकर शादी के सवैया रलक। हमनी का वो सब में व्यस्त रहनी है सर। तब तक ये लोग ट्रैक्टर उक्टर ले आके आ जोत वोत करे लगल। हमनी का गईनी है तो समझावे तो सब लोग तैयारी में रहलक है, छुरा उरा डंटा लाठी भाला लेके आ चलावे लगल लोग। हमनी का खाली हाथे रहनी है सर, जवना हाथे ई परिणाम भइल। इस डबल मर्डर की खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि छपरा में बनियापुर थाना के शाहबुद्दीन भिट्ठी गांव के रहने वाले
शशिकांत दुबे के परिवार से जमीन को लेकर वहीं के रहने वाले निरंजन सिंह के साथ विवाद चल रहा था, जो कि मामला कोर्ट में लंबित है। उसके बाद भी निरंजन सिंह और उनके परिवार के सभी सदस्य पूरी प्लानिंग के साथ विवादित जमीन पर कब्जा करने पहुंच गए। ट्रैक्टर से खेत को जोतने लगे। जब इस बात की जानकारी शशिकांत दुबे के परिवार को लगी तो पूरा परिवार उस जमीन पर पहुंचा और निरंजन सिंह को कोर्ट में चल रहे मामले का हवाला देकर जमीन पर कब्जा करने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद बातों बातों में विवाद बढ़ गया और खूनी रूप ले लिया। उसके बाद जो हुआ वो बेहद ही खौफनाक और डरावना है। कि हमारे पिताजी श्री गृहदेव दुबे जी का मर्डर हो गया है और हमारा भाई जिसका सवैया था या शादी का, वो शोभाकांत दुबे, उसका भी मर्डर हो गया है। और एक मेरा भाई है छोटा शशिकांत दुबे, वो घायल है। सुबह की घटना है। हमारे घर बाटे, हमारे घर के बगल में भी जमीन था, वही प्लॉट में हमारे घरों बाटे। जबरदस्ती दिलंजन सिंह हमरा पटीदार से निकाले ले बारे। अब ऊपर हम केस कैले बानी प्रिजम्पशन के, जो केस चलत आटे, ये लोग हाजिर भी नहीं के होकर आया, जबरदस्ती प्री प्लान से आके हमें दखल करे लगल लोग। जिन दो लोगों की हत्या हुई है उसमें गिरीश दुबे और उनका पुत्र शोभाकांत दुबे शामिल है, जिसकी 1 महीने पहले ही शादी हुई थी, जबकि 3 अन्य लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। जिस घर में 1 महीने पहले शहनाई बजी थी, आज उसी घर से एक नहीं 2-2 अर्थी उठ रही है और खुशियां मातम में तब्दील हो गई है, जिसके बाद से परिजन पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जमीनी विवाद को लेकर के 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई, जिसमें 2 व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसमें निरंजन सिंह मुख्य रूप से दोषी है और 10-12 लोग नामित हैं। गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। तो अब तक क्या कार्रवाई की गई सर? अब तक एक की गिरफ्तारी हो चुकी है निरंजन सिंह की, और शेष की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करती है और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलवाती है, गुनहगारों को सजा दिलवाती है। लेकिन जिस तरह से जमीन के लिए 2-2 लाशें बिछी है, वो बेहद ही खौफनाक है। जमीन अपनी जगह है, अगर कुछ नहीं है तो इंसान। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्रिमिनल कंपाउंडर की खौफनाक कहानी। Fashion's biggest sale is now live. इससे बड़ा सेल बताया कि मरीज की स्थिति नाजुक है, जिसे देखते हुए बेतिया के लिए रेफर कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान मेंडूस देर रात तमिलनाडु के मामलापुरम तट से टकरा गया। इसके तटीय क्षेत्रों में देर रात से मध्यम से भारी बारिश जारी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ है। तस्वीरें तिरुपति मंदिर की है। आप देख सकते हैं कि मेंडूस के असर के कारण कितनी तबाही मची है। मंदिर के बाहर पानी भर गया है और नदियां भी उफान पर है। जहां तहां सड़क पर पेड़ गिरे हुए हैं। इधर तमिलनाडु में अब तक 4 लोगों की मौत की सूचना है। दोनों राज्यों के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी शनिवार को लैंडफॉल के बाद यह चक्रवाती तूफान मेंडूस कमजोर हो जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को यह प्रचंड चक्रवाती तूफान कमजोर पड़ गया था। मौजूदा हालात देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों से बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। गोड्डा की गुदरी सब्जी मंडी में आज सुबह किसानों और नगर परिषद के कर्मचारियों के बीच जमकर हंगामा हुआ। दरअसल मंडी में सब्जी बेच रहे किसानों ने अवैध वसूली के खिलाफ जब आवाज उठाई तो नगर परिषद के स्टाफ ने उनका कॉलर पकड़ लिया, जिसके बाद यह हंगामा शुरू हो गया।
मंडी में सब्जी बेच रहे किसानों ने कहा कि वो छोटी दुकान लगाते हैं, कुछ साग सब्जी लेकर आते हैं और बेचते हैं। वहीं नगर परिषद के स्टाफ दुकान लगाने के बदले उनसे अवैध वसूली करते हैं और उन्हें रसीद तक नहीं देते। जो परमानेंट दुकानें हैं उन्हें तो रसीद दिया जाता है, लेकिन छोटे दुकानों से मनमाना पैसा वसूल कर रसीद तक नहीं दी जाती है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी दुकानदारों के समर्थन में आवाज उठाई है और नगर परिषद के स्टाफ को जमकर फटकार लगाई है। वहीं नगर परिषद के स्टाफ ने अवैध वसूली की बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। किसानों और नगर परिषद के कर्मचारियों के बीच हुई नोकझोंक से काफी देर तक मंडी में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। रांची में कार्यशील पूंजी का अभाव झेल रही मदर इंडस्ट्री एचईसी के कर्मचारियों ने ताली थाली अभियान के तहत प्रदर्शन किया। करीब 12 महीनों से वेतन नहीं मिलने के बाद एचईसी कर्मचारी लगातार केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मचारियों की माने तो एचईसी को बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे कई लोगों की जिंदगी जुड़ी है। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों का कहना है कि एचईसी के पास वर्क ऑर्डर की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो कार्यशील पूंजी की, जिसके नहीं रहने की वजह से कच्चे माल की खरीद नहीं हो पा रही है और उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। एचईसी के कर्मचारियों ने बताया कि लगभग 1 साल से वेतन नहीं मिलने की वजह से उनके घरों की भी हालत खराब हो गई है। इसी सब से तंग आकर आज ये लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। ताली थाली अभियान के जरिए ये अपनी बात राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में बिजली की समस्या आम बनी हुई है। ऐसे में दुमका में भी बिजली कटौती से परेशान छात्रों ने फूलो झानो चौक को जाम कर दिया। छात्रों का कहना था कि बिजली आपूर्ति सही तरीके से नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को पढ़ने में काफी कठिनाई हो रही है। छात्रों की मांग है कि सुबह के 2 घंटे और शाम के 7 से रात के 11 बजे तक बिजली आपूर्ति की जाए, ताकि छात्र छात्राओं को पढ़ने में सुविधा हो। वहीं इस मांग को लेकर दुमका के फूलो झानो चौक को घंटों छात्रों ने जाम कर दिया। ढोल नगाड़े लेकर छात्र सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान 3 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। वहीं जाम की सूचना पर दुमका अंचलाधिकारी यमुना रविदास और दिग्घी ओपी प्रभारी आकृष्ट अमन के साथ बिजली विभाग के एसडीओ मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाया। अधिकारियों ने बिजली आपूर्ति पर सहमति दी, जिसके बाद जाम को हटा लिया गया और आवागमन पहले की तरह बहाल हो सका। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बेगूसराय में 6 दिसंबर को डॉक्टर के घर हुई डकैती मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और 3 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पूछताछ में तीनों ने जो सच्चाई बताई है वो बिल्कुल हैरान करने वाली है, क्योंकि जिसके क्लिनिक में बैठकर काम किया उसी के घर में डाका डाल दिया। क्या क्रिमिनल कंपाउंडर की पूरी साजिश क्या कुछ है, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। डॉक्टर के घर डकैती कांड का खुला राज। डकैती में शामिल 3 अपराधी गिरफ्तार। कंपाउंडर की साजिश बेनकाब। तारीख 6 दिसंबर 2022। यही वो तारीख है जिस दिन बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने बेगूसराय जिले के रहने वाले डॉक्टर संजय कुमार के नगर थाना क्षेत्र के श्री कृष्ण नगर मोहल्ले में स्थित घर में स्याह रात के सन्नाटे में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। तब रात के करीब 9 बज रहे थे। पूरा मोहल्ला काली रात की आगोश में था।
आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। सर्द रात होने की वजह से मोहल्ला वासी अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। पीड़ित डॉक्टर संजय कुमार का परिवार जगा हुआ था। उनकी पत्नी डॉक्टर अनुकंपा बच्चों को खाना खिला रही थी। तभी स्याह रात के सन्नाटे में कुछ अनजान कदम दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर संजय को लगा कि कोई स्टाफ आया है, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोल दिया। गेट खुलते ही दरवाजे पर मौजूद तीनों नकाबपोश अपराधी अंदर घर में दाखिल हो गए। घर में प्रवेश करते ही बदमाशों ने सबसे पहले चाकू के बल पर डॉक्टर संजय कुमार को बंधक बना लिया और घर का लाइट ऑफ कर दिया। उसके बाद अपराधियों में दवा कारोबारी को देने के लिए रखे 10 लाख रुपए थैली में रखा और जाते जाते बदमाश शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देकर निकल गए। उसके बाद पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। दरवाजा जब खोला तो एकाएक देखें कि गेट पर जो है वो अनजान लोग खड़े हैं और एक आदमी के हाथ में चाकू देखे तो वो ज़बरदस्ती अंदर प्रवेश कर गया। हम बोले कहाँ है ज़बरदस्ती प्रवेश कर गया कि मेरे गले पे चाकू लगा सटा दिया। तब तक मैं दूसरा आदमी जो है वो मेरे ऊपर पॉकेट से पिस्तौल निकाल करके मेरे ऊपर निशाना साधने लगा और फिर निशाना साधते हुए बोला कि कहाँ है पैसा, तुरंत निकालो नहीं तो तुरंत गोली मार देंगे। डकैती की इस वारदात के बाद पीड़ित परिवार ने नगर थाने को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस बिना देर किए मौके पर पहुंच गई, क्योंकि पौष इलाके में डकैती हुई थी। लेकिन जब तक पुलिस पहुंची तब तक देर हो चुकी थी। अपराधी नगर थाने की सीमा को लांघ चुके थे। पुलिस ने छानबीन की लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। लिहाजा अज्ञात अपराधियों पर एफआईआर दर्ज कर बैरंग वापस लौट गई और चैलेंज के तौर पर केस को लेते हुए दिमाग का घोड़ा दौड़ाने लगी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने लगी। इस दौरान पुलिस ने 40 किलोमीटर के दायरे में लगे करीब 20 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला और तब जाकर पुलिस को सुराग हाथ लगी और पुलिस डकैतों तक पहुंची और 3 दिनों बाद खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को दबोच लिया। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस की कस्टडी में खड़े यही वो तीनों नकाबपोश डकैत हैं जिन्होंने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। जब पुलिस ने तीनों की गिरफ्तारी के बाद घर की तलाशी ली तो पुलिस को 4,60,000 रुपए बरामद हुए। एसटीपीओ सदर और उनकी टीम ने बहुत मेहनत करते हुए करीब 40 किलोमीटर के दायरे में 20 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, देखा और माइन्यूटली सारे एविडेंस गैदर किए। कल रात को इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों के घरों से जब हमने तलाशी ली है तो लूटा गया करीब 4,60,000 रुपया पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूछताछ में तीनों ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। उसके बाद पुलिस ने तीनों को सख्ती से पूछताछ शुरू की तो तीनों ने बारी बारी से अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। लेकिन काले नकाब के पीछे चेहरे की जो सच्चाई बताई उसे सुनकर पुलिस भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई, क्योंकि गिरफ्तार तीनों बदमाश पेशेवर अपराधी नहीं हैं। तीनों कंपाउंडर हैं जो पीड़ित संजय कुमार के भाई के क्लिनिक में बतौर कंपाउंडर काम करते थे। वहीं से तीनों ने डकैती की योजना बनाई और 6 दिसंबर की रात उसे अंजाम तक पहुँचा दिया, जिसमें चंदन कुमार, गुलशन कुमार और ऋतिक रोशन शामिल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों जो अभियुक्त हैं वो कंपाउंडर हैं और डॉक्टर के ही हॉस्पिटल में काम करते थे। पूछताछ में पता चला है कि जो डॉक्टर हैं जिनके यहाँ घटना हुई थी उन्हीं के हॉस्पिटल की बिल्डिंग में इनके छोटे भाई हैं, उनका भी हॉस्पिटल चलता है, वो भी डॉक्टर हैं। तो ये तीनों कंपाउंडर इनके भाई के यहाँ कंपाउंडरी का काम करते थे। चूँकि एक ही बिल्डिंग थी और दोनों भाई डॉक्टर हैं, भाई का ही ये कंपाउंडर हैं, तो इनको पता था कि जो डॉक्टर साहब हैं उनके यहाँ किस दिन कितना पैसा आता है और घर में कहाँ रखा जाता है। इसी जानकारी का फ़ायदा उठाते हुए ये तीनों कंपाउंडर ने उन्हीं के हॉस्पिटल में बैठ के ये प्लानिंग की थी और रात का मौका देख के इन लोगों ने जाके लूट की घटना को अंजाम दे दिया। हैरानी की बात यह है कि तीनों पेशे से कंपाउंडर हैं, लेकिन तीनों में से किसी के पास डिग्री नहीं है। इनमें से एक इंटर पास तो दूसरा ग्रेजुएशन में पढ़ रहा, जबकि तीसरा अंगूठा छाप है। तीनों में मास्टरमाइंड ऋतिक रोशन है, जिसके इशारे पर डकैती हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि किसने लाइनर की भूमिका निभाई थी। ये भी अबुझ पहेली बनी हुई है, जिसके गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि इन तीनों के पीछे किसी अपने हाथ। लेकिन पुलिस अभी जांच की बात कह रही है और जल्द खुलासे का दावा कर रही है। 3 कंपाउंडर उनके छोटे भाई के यहाँ काम करते थे, उन्हीं के कंपाउंडर थे, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मे भी किसी फैमिली डिस्प्यूट के कारण इस षड्यंत्र को रचा गया हो। लेकिन ये अभी जांच का विषय है, इस पर टीम हमारी अभी जांच कर रही है। उनके पास क्या कुछ सर्टिफिकेट वगैरह था इसका? देखिए, इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है तो पता चला है कि ये तीनों ही कंपाउंडर फर्जी कंपाउंडर थे। इनके पास ना तो मानक के हिसाब से कोई डिग्री है, ना ही कोई इस प्रकार की पढ़ाई है।
इस तरह पुलिस ने तीनों कंपाउंडर की साजिश को बेनकाब करते हुए हाथों में हथकड़ी पहना दी है और डॉक्टरों से अपील की है कि डिग्री वाले को ही कंपाउंडर की नौकरी पर रखें और पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराए। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी भी अंगूठा छाप को बतौर कंपाउंडर नौकरी नहीं रखें। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने